कल हमने रेस्पिरेशन के तीन जो मेजर सबस्ट्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनके इंटरलिंक्स पर बात की थी कि ये तीनों तरह के सबस्ट्रेट का रेस्पिरेशन किस तरह से आकर एक कॉमन पाथ को ज्वाइन करता है। तो तीन जो मुख्य सबस्ट्रेट्स हैं उनमें से कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट, जब इनका रेस्पिरेशन होता है तो उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा अगर रेस्पिरेशन प्रोटीन्स का हो तो उसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। हम इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, जो हमने कल बात किया कि प्रेफर्ड ग्लूकोज ही रहेगा, ग्लूकोज के रेस्पिरेशन पर बात करेंगे। जैसे हमने कल चर्चा की कि रेस्पिरेशन दो तरह का है, एरोबिक और एनएरोबिक। तो हम पहले एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम एनएरोबिक फर्मेंटेशन पर डील करेंगे। यहां हम शुरू करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से। एरोबिक रेस्पिरेशन में 5 प्रमुख स्टेप हैं। जैसा नाम से विदित है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो डिग्रेडेशन इवेंट होगा, जो डिस्ट्रक्टिव इवेंट है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इसका सही तात्पर्य हमें कि ऑक्सीजन का वास्तव में इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में समझ में आएगा। यहाँ हम पहले 5 स्टेप्स की जानकारी ले लें। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है। दूसरा स्टेप पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन है। तीसरा स्टेप जो क्रेब्स साइकिल है। चौथा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और 5वां स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 5 स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस है, पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेशन है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, ये 5 स्टेप सभी में पाए जाते हैं। यहां फर्क इस बात का रहेगा कि वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन है, यानी क्या वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटा है या वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटा है। अगर वो एक प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल है तो एक्चुअली इन 5 स्टेप की जो लोकेशंस हैं वो दोनों में अलग अलग होंगे। इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सब कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप का अकरेंस कहां पर होगा। जैसे ग्लाइकोलिसिस दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में घटित होगा। इट विल अकर इन साइटोप्लाज्म इन बोथ कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
Next step, pyruvate decarboxylation. Here occurs in cytoplasm, but here it will occur in mitochondria मैट्रिक्स। क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है, अगला स्टेप क्रेब्स चक्र का भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, जबकि क्रेब्स चक्र यूकैरियोटा में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होता है। चौथा चरण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और कैरियर्स का एक पूरा ग्रुप है, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस शामिल है, तो वो कॉम्प्लेक्सेस को स्थिर रहने के लिए, स्टेडी रहने के लिए किसी मेम्ब्रेन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और प्रोकैरियोटा में मेम्ब्रेन के नाम पर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो प्रोकैरियोटा में एकमात्र मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि यूकैरियोटा में ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आखिरी स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, क्योंकि इसे बनाने वाला, एटीपी को बनाने वाला जो एंजाइम है एटीपी सिंथेटेज, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसलिए ये प्रक्रम भी यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा और यहाँ ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। यहाँ पर F1 पार्टिकल जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, F1 पार्टिकल ये कार्य करेगा, जिसे हम ऑक्सीजोन या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की लोकेशन के तौर पर जानते हैं। कुल मिलाकर ये 5 स्टेप के नाम, प्रोकैरियोटा में इनकी लोकेशन और यूकैरियोटा में इनकी लोकेशंस हमें याद रहना चाहिए। ये सब अपने आप में 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है, हम अलग अलग इन सब पर चर्चा करें कि ये 5 स्टेप वास्तव में क्या हैं और इन 5 स्टेप में किस प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस से, जो प्राथमिक स्टेप है, और चाहे वो एरोबिक हो, चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, यूनिसेल हो या मल्टीसेल हो, सब में ये प्राइमरी रिएक्शन पाया जाता है। यानी ये स्टेप जो है यूनिवर्सल स्टेप है, और सभी लिविंग सेल्स में ये स्टेप पाया जाएगा। इस स्टेप में क्योंकि बनने वाले ज्यादातर कंपाउंड 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इस स्टेप को ट्रायोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन शुगर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस स्टेप को ट्रायोसिस भी कहते हैं। क्योंकि इस स्टेप का अकरेंस साइटोप्लाज्म में है, इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिटेल स्टडी सबसे पहले एम्बेडेड मेयरहॉफ और पार्नास ने किया था, इसलिए इनके नाम पर इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। द एम्बेडेड मेयरहॉफ and Parnas, 3 scientists who studied it in detail
for the first time, so it's being called EMP pathway also. इन स्टेप्स के बारे में प्रत्येक स्टेप जो एरोबिक साइकिल का आएगा, उनकी खोज किसने की, उनकी लोकेशन क्या है, उनके अन्य नामकरण क्या है, इनके बारे में इस चैप्टर में कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन आते रहे, हमें उस हिसाब से इनको तैयार करके रखना चाहिए। जैसी डिटेल हमने यहाँ लिखी है, प्रत्येक स्टेप के बारे में इस तरह की कोई ना कोई डिटेल उपलब्ध है, तो हमें वो सारी चीज़ें 1 मार्क क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके रखना चाहिए। इस स्टेप में ग्लूकोज पाथवे में एंटर करता है और ग्लूकोज की एंट्री के पश्चात उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। इस पाथवे के स्टार्ट में जब ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस शुरू होता है ग्लूकोज के साथ, तो पहले ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होगा। ये फास्फोराइलेशन एटीपी की हेल्प से होगा, फिर फ्रक्टोज बनेगा, फ्रक्टोज का भी फास्फोराइलेशन होगा, उसके बाद उस फ्रक्टोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनने के बाद तक 2 बार यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होता है और उसे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज कहा जाता है या प्रिपरेशन फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि फ्रक्टोज 6 कार्बन की शर्करा है, तो जब वो टूटती है इस चरण में तो 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े बनते हैं, और ये 3 कार्बन के 2 टुकड़े बनने के बाद अंतिम उत्पाद पायरुवेट बनेगा, वो भी 3 कार्बन डी होगा। जैसा हमने कहा, इसे ट्रायोसिस कहा जाता है। इस पूरे पाथवे के दौरान जब एक बार फ्रक्टोज टूटकर 3-3 कार्बन के 2 फ्रेगमेंट्स बनाता है, उसके बाद एटीपी का निर्माण, NADH2 के रूप में स्वांगीकरण ऊर्जा का निर्माण, पुनः एटीपी का निर्माण होकर अंततः पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होगा। यानी ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो है वो पायरुविक अम्ल है। अगर मैं इस प्रोसेस को पूरा हम बात करेंगे, इसकी डिटेल पर बात करते हैं, और फिर इसको समराइज भी हम करेंगे कि किस तरह से यहाँ ग्लूकोज के अणु की कुल कितनी ऊर्जा होती है और ग्लाइकोलिसिस में उस ऊर्जा का कितना उत्पादन हो पाता है और कितनी बची रह जाती है। इस सारे विषय पर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।